तारे के रॉ मटेरियल में सिर्फ न्यूट्रॉन ही बच जाता है और इसीलिए ऐसे स्टार को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार प्लस के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी छोड़ते हैं और इसलिए उसे पल्सार भी कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रॉन स्टार में से आप सिर्फ एक चम्मच मटेरियल वहां से निकालो तो इस चम्मच में आए मटेरियल का भार पृथ्वी पर बसने वाले सभी मनुष्य के वजन से भी ज्यादा होगा। ये एक जबरदस्त माया है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इंग्लैंड जाते वक्त उस जहाज में इस माया को खोज निकाला था और उसके लिए उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। बहरहाल दोस्तों, मूल सवाल तो अभी भी वही का वही खड़ा है। न्यूट्रॉन स्टार्स में तो न्यूट्रॉन के बंधारण तक आते ही वहां पर उसका कॉम्प्रेशन यानी कि संकुचन अटक जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि किसी तारे का संकुचन न्यूट्रॉन स्टार तक भी ना अटके? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा न्यूट्रॉन स्टार और संकुचित होकर किसी और अवस्था को ही पाले? तो दोस्तों, साल 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जॉर्ज वॉलफेल्ड और हार्टलैंड स्लाइड ने यह बताया कि एक निश्चित लिमिट से ज्यादा मैसिव तारे के किस्से में यह संकुचन नहीं अटकेगा और परिणाम स्वरूप वो तारा अनंत तक संकुचित होगा। मानो के एक बहुत ही विशाल तारा एक छोटे से पॉइंट, एक छोटे से बिंदु जितनी जगह में समा जाता है तो इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहेंगे। हालांकि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इस रिसर्च पेपर में यह विशाल तारा कितना बड़ा होना चाहिए यानी कि कितना मैसिव होना चाहिए इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, पर गाणितिक रूप से यह साबित किया गया था कि विशाल तारों का संकुचन इन्फिनिटी तक भी अटकेगा नहीं। मतलब कि सिंगुलैरिटी वास्तव में है, यह साबित हो गया था। और यह सिंगुलैरिटी यानी कि ब्लैक होल का केंद्र। बाद में जिसका संकुचन अटके नहीं, ऐसे तारों की डेफिनेशन भी की गई और जो भी तारा हमारे सूरज से 8 गुना या उससे ज्यादा मैसिव होगा, ऐसे तारे इन्फिनिटी तक संकुचित होते रहेंगे और वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। अब दोस्तों, ब्लैक होल को अंदर से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस स्पेस को, इस ब्रह्मांड को, जो 4 आयामों से मिलकर बना है यानी कि 4 डायमेंशन, जिसमें स्पेस के 3 डायमेंशन है, जिसमें गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई है, और टाइम का 1 डायमेंशन है। और ऐसे चारों डायमेंशंस को मिलकर हमारा ये ब्रह्मांड बनता है। और इस स्पेस, इस यूनिवर्स में जहां पर हमें खालीपन दिखता है, वो दरअसल ये चारों डायमेंशन से मिलकर बनी एक चादर है। और इस चादर में जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो उतना बड़ा गड्ढा बनाएगा और स्पेस टाइम को कर्व करेगा यानी कि स्पेस टाइम में मुड़ाव पैदा करेगा। अब ब्लैक होल की ग्रेविटी इन्फिनेट होती है क्योंकि उसकी सिंगुलैरिटी और सीमित कॉम्प्रेशन के कारण अटकती नहीं है और इसीलिए ब्लैक होल स्पेस टाइम में सबसे बड़ा गड्ढा बनाएगा। और इस गड्ढे के ग्रेविटेशन में जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी अवकाशी पिंड फंसेगा वो उसके अंदर चला जाएगा। ब्लैक होल के केंद्र यानी कि उसकी सिंगुलैरिटी के कुछ हद तक आसपास असीमित ग्रेविटेशन होता है और सिंगुलैरिटी के बाहर जो ग्रेविटी का घेरावा है उस जगह को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस इवेंट होराइजन के बाहर के विस्तार में कोई खास खतरा नहीं है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नॉर्मल ही होती है, लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर असीमित गुरुत्वाकर्षण होता है। इस इवेंट होराइजन की ग्रेविटी प्रकाश को भी वहां से बाहर नहीं जाने देती और इसीलिए ब्लैक होल के अंदर की ये दुनिया हमेशा के लिए रहस्य रह जाती है। ब्लैक होल के केंद्र में स्पेस टाइम में हुआ ये असीमित कर्वेशन शायद कोई अलग, कोई दूसरी दुनिया में भी निकल सकता है या फिर उसके पार के किसी और व्हाइट डॉर्फ में। अब इसके अंदर गिरने से क्या होगा ये तो कोई ताल ठोक के नहीं बता सकता है। यहां पर दोस्तों अब आपके मन में अल्टीमेटली एक सवाल हो सकता है कि ब्लैक होल एक विशाल तारे का बनता है। अब उस विशाल तारे का एक निश्चित मास होता है, मानो कि सूरज से 10 गुना ज्यादा मैसिव जो तारा है उसका मास सूरज से 10 गुना ज्यादा होगा। अब जब वो कॉम्प्रेस होकर एक ब्लैक होल बन जाता है तब भी एक छोटे से पॉइंट में ही सही, लेकिन उसका मास तो उतना ही रहता है। तो फिर अब सवाल यह है कि जब वो तारा था तब तो इतनी खतरनाक ग्रेविटी पैदा नहीं करता था, लेकिन ये ब्लैक होल बनते ही वो ग्रेविटी के मामले में इतना राक्षसी क्यों हो जाता है?
तो दोस्तों ये बात मैं आपको मैथमेटिकल समीकरणों से समझा सकता हूं, लेकिन इतनी डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आपकी बोर्डम को हवाई करते हुए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाता हूं। मान लो कि मई महीने की गर्मियों में आप धूप में जाते हो, तो वो धूप आपको जलाती तो नहीं है, लेकिन धूप के उसी प्रकाश को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से परावर्तित किया जाए तो वो प्रकाश जिस कागज पर गिरेगा वो तुरंत ही जल उठेगा और आपकी स्किन को भी थोड़ी ही देर में जला देगा।